और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर कुछ विशेष अतिथियों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ऐसी जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं जिससे हम और आप दोनों ही लाभान्वित हों। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं नीता गुप्ता जी, जो कि केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे में हिंदी प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है और पिछले 2 साल से जो शिक्षा का माध्यम है वो परिवर्तित हो गया है। जहाँ बच्चे पहले विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षकों के साथ एक सामंजस्य होता था, फेस टू फेस उनसे बातचीत होती थी और अपनी जिज्ञासाओं को वो आसानी से सहज रूप से शिक्षक से पूछते थे और शिक्षक बताते थे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई है तब से उसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? वास्तव में ऑनलाइन शिक्षा या ये डिजिटल शिक्षा, डिजिटल माध्यम से पढ़ना पढ़ाना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ ये हुआ कि यह एक आभासी कक्षा है। आभासी कक्षा यानी वर्चुअल कक्षा, और इसमें विद्यार्थी आपको केवल स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और कई बार विद्यार्थी नहीं भी दिखाई देते, केवल उनकी आईडी दिखाई देती है क्योंकि किन्हीं कारणों से बच्चों का वीडियो ऑन नहीं हो पाता। ये बात तो सारी दुनिया मानती है कि ऐसा अकल्पनीय समय, ऐसा अप्रत्याशित समय हमारी पीढ़ी में किसी ने कभी नहीं देखा कि पिछले साल मार्च से हम यूं ही घरों में हैं, हमारे बच्चे घरों से ही कक्षाओं में जुड़ रहे हैं, हमारे शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, जीवन कभी रुकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के बिना जीवन नहीं, जीवन के बिना शिक्षा नहीं। शिक्षा को भी निर्बाध गति देने के लिए ऑनलाइन शिक्षण का ये प्रावधान भारत सरकार की ही ओर से नहीं, सारी दुनिया की सभी सरकारों ने ऐसा प्रावधान शुरू किया जिससे हमारे बच्चे यदि विद्यालय तक नहीं पहुंच सकते तो विद्यालय उनके घर पहुंच जाए, बच्चे घरों में रहकर उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें जो कि वे कक्षाओं में लिया करते थे। बच्चे का जो दिमाग है वो तरह तरह की क्रियाओं में जब लिप्त होता है तो एक प्रकार से उसकी मानसिक क्षुधा, मानसिक भूख शांत होती है और उसका शरीर रचनात्मक कार्यों के लिए, क्रियात्मक कार्यों के लिए उन्मुख होता है, संलग्न होता है। चाहे वे प्राचार्य हों, चाहे वे शिक्षक हों और अभिभावक भी जुटे हैं किसी तरह से विद्यार्थी को वो सब दिया जा सके जो कि वह विद्यालय जाने पर प्राप्त करता था इन आभासी कक्षाओं। भावना जी, मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है मनोदर्पण। ये कार्यक्रम पिछले वर्ष आरंभ हुआ था। हमने मनोदर्पण के इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह से अपने विद्यालय में लागू किया और हमने ये देखा कि मनोदर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत जब हमने प्रत्येक शिक्षक ने प्रत्येक कक्षा लेने से पहले 2 या 3 मिनट बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में, उनके परिवार के बारे में, तो अगर हमने एक बच्चे का नाम लेके पूछा तो वो बच्चा अपने आप को थोड़ा सा ये महसूस करता है कि शिक्षक मेरे बहुत नजदीक है और इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव हमें अपने बच्चों पर देखने को मिला है। ये बात बिल्कुल सच है कि आभासी कक्षाएं कभी भी प्रत्यक्ष कक्षाओं का स्थान नहीं ले सकती हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जीवन को रोकना नहीं है, जीवन को बढ़ने देना है, बच्चे अपनी कक्षाओं में पढ़ते रहें। कुछ सुझाव है मेरी ओर से भी, हमारे अभिभावकगण और हमारे शिक्षक भी और साथ साथ जो पूरी समय सारणी बनाने के लिए विद्यालय का प्रबंधन होता है, वे भी यदि इस बात को थोड़ा समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें इस तरह की समय सारणी बच्चों के लिए बनानी चाहिए जब हम डिजिटल कक्षाएं ले रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम हो। जैसे प्रत्येक विषय के लिए हफ्ते में मात्र 2 पीरियड रखे गए हैं, इस तरह से कक्षाओं का संचालन हो रहा है। और इसमें एक बात का ध्यान और रखा गया है कि 40 मिनट का पीरियड है, जिससे 8 बजे से लेकर 8:40 तक हमने एक पीरियड लगाया, फिर 8:40 से 9 बजे तक हमने बच्चे को थोड़ा सा समय दिया, अवधि दी कि वो थोड़ा आंखों को रेस्ट दे सके, चाहे तो अपनी कुर्सी से उठकर बातचीत कर सके किसी से, कोई और उसको ऐसा कार्य है जो उसे तभी करना है तो उसकी थोड़े
शरीर की मूवमेंट होगी, वो उठेगा, बैठेगा, किसी से बात करेगा। फिर 9 बजे हमने दूसरा पीरियड उसका लगाया, 9:40 तक हमने 20 मिनट उसको गैप दिया, और दिन में 3 पीरियड से ज्यादा किसी भी कक्षा में नहीं लगाया। बहुत ही अच्छा हाँ, सुझाव आपने दिया है, क्योंकि अगर ये कहा भी जाता है कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने अगर बैठे भी तो कम से कम आधे घंटे के बाद अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ा रेस्ट दें, ताकि आंखों पर उसका प्रभाव कम पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव है कि हर पीरियड के बाद अगर 10-15 मिनट का गैप होगा तो उसमें बच्चे जो लगातार स्क्रीन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों को रेस्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से आभासी कक्षाएं जो है उनका संयोजन करना चाहिए, उनकी प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे ना तो बच्चों को कोई दिक्कत हो, ना ही शिक्षकों को कोई दिक्कत हो। लेकिन क्या इसका बच्चों के भविष्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? जो व्यवस्थाएं आज बन रही हैं, उनका दूरगामी प्रभाव निश्चित तौर पर होगा। कितना होगा, कैसा होगा, ये समय बताएगा। तक ये व्यवस्था है, तब तक के लिए मेरी अभिभावकों से विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि जब भी बच्चा ऑनलाइन क्लास ले, आप उनके साथ बैठिए। लाउड स्पीकर पर बच्चे का फोन करिए, यदि लैपटॉप से पढ़ता है बच्चा तो लाउड स्पीकर पर उसे रखिए। इससे एक तो बच्चे को ये पता रहेगा कि उसको आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है या नहीं, उसके कानों पर हेडफोन्स लगाने से असर बुरा जो पड़ सकता है वो नहीं पड़ेगा। दूसरा, माता पिता जब आसपास होंगे, चाहे वे साथ में न बैठे, मम्मी किचन में काम करती रहें, पापा अखबार पढ़ते रहें, दादाजी बैठ करके अपनी दवा खाते रहे, बच्चे को ये एहसास होगा कि मेरे घर में सब लोग यहाँ मेरे आसपास हैं और सब आवाज सुन रहे हैं। बच्चा पढ़ाई की ओर ज्यादा उन्मुख होगा और माता पिता को भी ये पता चलेगा कि विद्यालय के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है कि नहीं, इसको कौन मॉनिटर करेगा। बच्चा तो घर में है, टीचर्स नहीं कर सकते, कोई टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं, बच्चे के पास आवाज पहुंच रही है कि नहीं, एक तो ये मॉनिटरिंग हो जाएगी। अभिभावकों से एक विनम्र निवेदन और है, स्क्रीन के सामने बैठे रहने के कारण कुछ बच्चे मोटे भी हो गए हैं और मोटे होने के कारण शिथिल हो रहे हैं, तो वो शिथिलता और वो जो मोटापा है उनका, उसमें भी थोड़ी रोक लगेगी। बच्चों को भूख भी लगेगी और ऐसे ही स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ भी खाते रहने की भी आदत होती है बच्चों की, कि बैठे हैं तो पॉपकॉर्न ले लिया या कुछ और जो भी बच्चे खाते हैं। तो इन आदतों से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि भूख लगेगी, बच्चा खुल के नाश्ता करेगा। दूसरी बात, मेरी माताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बच्चों को, क्योंकि वे घर में हैं, उनकी शारीरिक क्रियाएं काफी कम हो गई हैं, इसलिए बच्चों के भोजन पर विशेष ध्यान रखें। ताजे फल, ताजी सब्जियां जो मौसमी हैं, उनको बच्चों को जरूर दीजिए, किसी भी तरह दीजिए। बच्चे अगर पालक नहीं खा सकते या कोई सब्जी नहीं खा सकते तो उनको इस तरह से उनके सामने परोसिए, पालक का पराठा बना दीजिए, उसकी पूरी सेक दीजिए, भरवा कुछ बना दीजिए, पालक पनीर बना दीजिए। तो कुछ चतुराई उसमें आप दिखाइए और बच्चे का भोजन संतुलित होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बच्चे को उस तरह से भोजन दीजिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भोजन दीजिए। साथ में सभी लोग फलों का सेवन जरूर करें, लिक्विड जरूर लें। बैलेंस्ड डाइट हमारी आज के समय में बेहद आवश्यक है। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतलें बिल्कुल हटा दें, एक भी बोतल न रखें, आइस क्यूब्स न जमाएं, फ्रिज को बिल्कुल फ्रेश खाने से भरकर रखें, फ्रेश निकालें और बच्चों को दें तैयार करके। मुझे लगता है इन चीजों से बच्चों के, क्योंकि सभी चीजों का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो बच्चों की सोच, बच्चों की शारीरिक जो अवसाद केवल मानसिक नहीं होता, शारीरिक भी होता है। आप हिल डुल ही नहीं रहे हो, अंग्रेजी में एक शब्द होता है पोटैटो काउच, तो पोटैटो काउच जैसे आप हो गए हो। तो इन चीजों से हम निजात पा सकते हैं अगर थोड़ी सावधानियां हम बरतेंगे। तो निश्चित तौर पर जब ये समय गुजरेगा, बीत जाएगा, तो जिन दूरगामी प्रभावों की आशंका आज हमारे मन में है वे भी कम हो जाए। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। वास्तव में मेरा जो अगला प्रश्न था वो यही था कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों को एडवाइस दें, गाइड करें, और वो भी आपने सॉल्व कर दिया। इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब कभी अभिभावक शिक्षक बैठक हो तो शिक्षकों से मिलने के लिए आप विद्यालय तो नहीं जा सकते, ना ही उनके घरों में जा सकते हैं, तो आप उपस्थिति उसमें जरूर अंकित करवाएं, अपने बच्चों के बारे में जानकारी लें, विद्यालय क्या कर रहा है, विद्यालय की क्या योजना है, इस विषय में भी आप जब इन बैठकों में शामिल होते हैं तो आप जरूर वहाँ पर मालूम करें और आपके जो प्रश्न है मन में उनके बारे में भी आप वहाँ पर रखें अपनी बात, और समय समय पर आप कॉल करके उन टीचर्स से बात करें जो आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। चल बनेगा, कोई सरोजनी नायडू बने तो बहुत बहुत
आशीर्वाद आप सभी को। उम्मीद करती हूँ जो भी बातें बताई हैं वो हमारे सभी श्रोतागणों को समझ में भी आई होंगी और ये भी समझ में आया होगा कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लास में बैठे, उनको जज करें और टीचर्स अगर